हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप टीचिंग परीक्षा। तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है लॉकडाउन 2.0? बढ़िया चलना चाहिए एकदम। लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं धड़ाधड़ हर सब्जेक्ट के, और बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाए जाने की कोशिश भी कर रहे हैं हम लोग। हमारी पूरी टीम घर से जो है काम कर रही है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। तो आई थिंक पढ़ाई तो अच्छी हो रही है। फोकस करने का पूरा पूरा मौका है आपके पास कि आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाए विदाउट मच डिस्ट्रैक्शंस। एंड यू हैव अ बोनस दैट यू कैन स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली, विद योर नियर एंड डियर वंस, जिनके साथ आप अभी स्टे कर रहे हैं, राइट? तो अच्छा जाना भी चाहिए बिल्कुल जी सबका लॉकडाउन, बिकॉज ये टाइम बड़ा ही क्रूशियल है। और इसमें जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए सही है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी सही है, राइट? तो चलिए, आपका स्वागत है फिर स्पेशल इंग्लिश सीरीज में। आपको पता है कि हम स्पेशल सीरीज चलाई है ये ड्यूटैप ने। क्यों? क्योंकि इन सीरीज के अंदर बिल्कुल सही होती है एंड टू एंड आपकी कवरेज टॉपिक की। एंड जो ये सीरीज है इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस हम करते हैं जी डिस्कस। और इसका मेन एम क्या है? क्योंकि इस टाइम पे सब घर है, कोई भी किसी कोचिंग में नहीं जा पा रहा है, तो आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ इंटरनेट पे। अपना यूट्यूब ऑन करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और आराम से बैठ के अपने घर पे आप इन वीडियोस को देखें। और अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लें। वी विल ऑलवेज ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, राइट? और जिन्होंने कोर्सेज ले रखे हैं हमारे, उनको तो ऑलरेडी पता है कि कितना बेनिफिशियल है इस टाइम पे आपको पढ़ाई करना इन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, राइट? सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स who are stuck at home right now and they have no other options to do anything, so they can actually rely on EduTap Teaching परीक्षा। बिल्कुल हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं आप। और ये ट्रस्ट फैक्टर ही है आपका, जो हमारे लिए कॉन्फिडेंस है और जिससे आपकी जो नैया है वो पार लगनी है, एग्जाम क्लियर होना है, राइट? जब देखो पूरी टीम मेहनत कर रही है, आप भी मेहनत कर रहे हो, तो क्यों नहीं होगा एग्जाम? बिल्कुल होगा। ट्रस्ट अस एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? तो चलिए, आज हमने करना है जी लेक्चर नंबर 7, जो है आपका अनसीन। जो पोइम के एक्सट्रैक्ट्स आते हैं आपके एग्जाम में, वो हम करने वाले हैं आज इस लेक्चर में। इसके अंदर ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर्स कर लिए हैं जिसपे हमने वो कैप डिस्कस करी थी। देन फ्यू अदर लेक्चर्स, 1 और 2 लेक्चर्स वी डिड ऑन एरर स्पॉटिंग। और आज हम पहुंच गए हैं जी पोएम वाले लेक्चर पे, राइट? तो ये मेरे को स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है, बिकॉज काफी बच्चों ने मुझे बोला कि मैम इसमें तो दिक्कत आती है, एग्जाम में जो पोएम के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। एंड कई कई बार हमें समझ नहीं आता कि पैसेज है किस पे, मतलब पोएम का। तो वो हमने आज देखना है इस सीरीज में। अगली 1-2 सीरीज आपकी इसी के ऊपर होंगी, इसी टॉपिक पे, सो दैट आपका ये टॉपिक जो है पूरा का पूरा होलिस्टिकली कवर हो जाए विद एक्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, राइट? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 2 पोम्स के एक्सट्रैक्ट करेंगे हम और 10-12 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपका अच्छे से जो है ये टॉपिक जो है आपको समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है? तो देखते हैं फिर जो हमारा पहला पोएम का एक्सट्रैक्ट है वो कहाँ से है। तो जो आपका पहला पोएम का एक्सट्रैक्ट है वो बड़ी ही फेमस पोएम है जी, द नाइटिंगेल एंड द ग्लोवर्म। ये आपने अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में कहीं ना कहीं एक बार ये तो पढ़ी ही होगी, क्योंकि ये बहुत ही फेमस पोएम है, ठीक है? तो फिर इसको हम शुरू करते हैं अभी। और एक साइड आपको पैसेज अपना दिखेगा पोएम का एक्सट्रैक्ट, और दूसरी साइड पे क्वेश्चंस होंगे। तो मैं क्वेश्चंस के आंसर आपको बताकर बताऊंगी कि सोर्स कहाँ है इसका एक्सट्रैक्ट में, किस आंसर तक हम कैसे पहुंचे। सिर्फ आंसर जानना जरूरी नहीं है ना, मेथड इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तभी हम उसको सही कर पाएंगे अपने रियल एग्जाम में, राइट? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। बी अटेंटिव एंड बी रेडी विद योर पेन पेंसिल्स और नोटबुक्स, वट एवर यू प्रेफर, एंड लेट अस हिट द क्वेश्चन नंबर 1 इन पैसेज नंबर 1, राइट? तो चलिए जी, पैसेज आपके पास है और क्वेश्चन आपके राइट साइड पे है, मतलब मेरी राइट साइड पे है, राइट? तो अब देखो, पैसेज को पूरा एज इट इज, ये जो पोएम वाला पैसेज है इसको पूरा एज इट इज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पूरा आप ऐसे एक्सट्रैक्ट पढ़ लोगे उसका कोई फायदा नहीं है। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट पे जाओ, सो दैट यू आर एबल टू एक्चुअली रिलेट विद द क्वेश्चन। अल्टीमेट एम क्या है कि हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए,
तो इसलिए हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पैसेज में, राइट। एंड अब क्वेश्चन में आप कहोगे कि हमें कैसे समझ में आएगा कि कहाँ है आंसर। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो। What did the nightingale finally decide? अब जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आप उसमें क्या करो, आप उसमें फटाफट से ना कीवर्ड मार्क कर लो, ठीक है। नाइटिंगेल, फाइनली, डिसाइड, ये आपके दो कीवर्ड्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। कि एक्चुअली में तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि नाइटिंगेल ने फाइनली डिसाइड क्या किया, राइट। तो फिर उसके बाद आप ऑप्शंस पढ़ो और फिर देखो कि पैसेज में हमें क्या गिवन है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास। ए ऑप्शन कहती है टू मेक द ग्लोवर्म हिज सपर, टू कीप सिंगिंग फॉर द होल नाइट। सी ऑप्शन क्या है, टू सिट एंड वेट फॉर समथिंग एल्स। और डी ऑप्शन क्या है, टू फाइंड हिज सपर समवेयर एल्स। अब देखो, अभी ना मैंने सिर्फ कीवर्ड मार्क किया है, ऑप्शंस को पढ़ा है, ठीक है। और अभी मैं ना सिर्फ एक टेक्निक होती है जो होती है स्किम एंड स्कैन, जिसका मतलब होता है कि आपको नजर दौड़ानी है अपने पैसेज में। क्या करना है, बिल्कुल नजर दौड़ानी है। और इन जो ये शब्द भी आपने पढ़े हैं क्वेश्चन में, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में होते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो एकदम से आपने जब क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप अपने पैसेज में नजर दौड़ाओगे तो आपको नजर आ जाएगा, जैसे कि लास्ट पैराग्राफ में बिल्कुल दिया है, लास्ट लाइन में, एंड फाउंड अ सपर समवेयर एल्स। अब देखो कितना इजी है और मेरे को टाइम कितना ज्यादा सेव हो गया। आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि पेपर में टाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो अब मैंने नजर दौड़ाई क्वेश्चन और कीवर्ड मार्क करने के बाद और मुझे आंसर मिल गया, एग्जैक्ट सेम वर्ड टू वर्ड आंसर। तो आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर डी, टू फाइंड हिज सपर समवेयर एल्स, राइट। तो अब यहाँ पे नाइटिंगेल ने क्या फाइनली डिसाइड किया, सपर क्या होता है कि मतलब जो उसने खाना खाना था। नाइटिंगेल ने ये डिसाइड किया कि मैं अपना सपर जो है कहीं और अब अपना वो करूंगी, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो गया जी आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये आपको सोर्स पे मिल गया यहाँ पे, मैं एक बार इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ सो दैट इट्स रिलेटिवली मच इजियर फॉर यू गाइज। यस, क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर भी करेक्ट होगा एंड इट विल हेल्प इन सेविंग योर टाइम। सो बेसिकली इट इज अ डबल बोनस टू प्रैक्टिस these kind of questions in such a manner. Clear? All right. तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, whom did he thought to make his crop? अब देखो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया thought to make his crop, राइट। कीवर्ड मार्क्ड है हमारे। ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या है, मिल्स इंसेक्ट्स, हॉथन टॉप, ग्लोवर्म या समथिंग एल्स। अब हमने पहले देखना है यहाँ पर कि ये क्रॉप ग्रुप से रिलेटेड बात कहाँ पे करी है। तो नजर दौड़ाई मैंने थोड़ी सी, तो मुझे यहाँ पे जो मैंने ऑप्शंस में भी पढ़ा था मुझे यहाँ दिख गया, he thought to put him in his crop, ठीक है। अब इसको हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, राइट, कि हमें पता लग जाए कि बेसिकली ये किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। अब ये थोड़ा सा कंटेक्चुअल क्वेश्चन था तो इसीलिए हमें थोड़ा सा आगे पीछे देखना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, देयर कैन बी फ्यू कंटेक्चुअल क्वेश्चंस एज वेल। क्लियर? तो चलो पढ़ते हैं फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा। A something shining in the dark and knew the glowworm by his spark, so stooping down from hawthorn top, he thought to put him in his crop. तो सिंपल है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि whom did he thought to make his crop, तो अब यहाँ पर ये जो he है एक ये है, ठीक है, और दूसरा है कि वो क्रॉप किसको बनाना चाहता था। तो सबसे पहले ही कौन है ये सोचो। ऑब्वियसली ही यहाँ पे क्या है, नाइटिंगेल है, राइट। और वो किसको अपना क्रॉप बनाना चाहता था, ही थॉट टू पुट हिम इन हिज क्रॉप, ग्लोवर्म को। द वर्म अवेयर ऑफ हिज इंटेंट, यहाँ से भी आपको पता लग रहा है हिज इंटेंट, तो ही क्या है, नाइटिंगेल है। तो ग्लोवर्म को थोड़ा पता लग गया था उसके इंटेंशन के बारे में कि वो उसको बनाना चाहता था। सो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज
glowworm. Clear? So this way you can easily get to your answer with much confirmity कि हाँ हम सही ही कर रहे हैं. Right? Okay. अगला क्वेश्चन क्या है? Which word from the following is not synonymous to वॉबलिंग? अब देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दो नहीं तीन, नॉट और सिनोनिमस और वॉबलिंग. कि सिनोनिमस नहीं है मतलब कि उसका ऑपोजिट है, उसका सेम वो जो है मीनिंग वो नहीं है. राइट तो पहले वॉबलिंग ढूंढ लेते हैं कहाँ लिखा है. मेन इंपॉर्टेंट तो यही वर्ड है इस टाइम पे हमारे लिए. ये देखो लास्ट में है, थर्ड लास्ट लाइन, एंड वॉबलिंग आउट हिज एप्रोबेशन. सोचो क्या मतलब हो सकता है वॉबलिंग का यहाँ पे. अगर अब आपको यहाँ पे वॉबलिंग का मतलब नहीं भी पता, एप्रोबेशन क्या होता है? एप्रोबेशन बेसिकली होता है अप्रूवल या प्रेज, तो इसको ऐसे रख लो. ठीक है, एक्सेप्टेंस. अप्रूवल ए डबल पी होता है, एप्रोबेशन में भी ए डबल पी है, सो यू कैन कीप इट लाइक दैट. ठीक है, तो वॉबलिंग आउट इज एप्रोबेशन. अब अगर आपको वॉबलिंग का मतलब नहीं भी पता तो एक ऊपर वाला आप पढ़ो, द सॉन्गस्टर हार्ट इज शॉर्ट ओरेशन, कि मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक ओनली, बिकॉज ये सारा म्यूजिक के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो अगर हमें कह रही हूँ वॉबलिंग का मतलब नहीं पता तो आप एक बार ऑप्शंस जाओ और एलिमिनेशन मेथड से इसको करने की कोशिश करो. पहला ऑप्शन देखो क्या है नाम से, सिंग. ठीक है, दूसरा है कैरल, तीसरा क्या है, चर्प. तो अगर आप देख रहे हो तो ये तीनों ऑलमोस्ट एक ही सेंस में है ना. अब ये वो क्वेश्चन है जिसपे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ठीक है मुझे इतनी ज्यादा हाई फाई वोकैबुलरी नहीं आती है तो मुझे वॉबलिंग का मतलब नहीं पता है बाय चांस. राइट, तो अगर वॉबलिंग का मतलब नहीं भी पता है, आपने एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करी, तो ये तीनों वर्ड्स तो इसके क्या हैं, सिनोनिम्स है ऑलरेडी, कि इससे पता हमें, क्योंकि ये तीनों एक ही सेंस में बात कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. म्यूजिक रिलेटेड साउंड की डायरेक्शन में या बर्ड रिलेटेड साउंड की डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पे एक जो हमें अटपटा वर्ड लग रहा है दैट इज कंसील. कंसील तो ऑब्वियसली होता है कुछ हाइड करना उस तरीके से, तो ऑब्वियसली वॉबलिंग से ये सिनोनिमस हमें नहीं लग रहा, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे चल रहे हैं और ये थोड़ा सा अलग चल रहा है. ठीक है, तो देखो मुझे भी मतलब नहीं पता है, मैंने यही अज्यूम किया है, फिर भी मैं अपने राइट आंसर तक पहुंच गई हूँ, विच इज ऑप्शन नंबर डी. तो आप भी अगर एग्जाम में इसी तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, लाइक विद पेशेंस एंड विद स्मार्ट वर्क, कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन पैसेजेस एंड ऑल दैट रीडिंग, डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन, know the keywords and then skim and scan the keywords in the passage. right, और ऑप्शंस को आप एनालाइज करें, और अगर आपको क्वेश्चन में नहीं पता लगा जैसे मीनिंग, तो अभी देखा आपने कि हमने ऑप्शंस को एनालाइज किया और एलिमिनेशन मेथड को यूज किया, तो उससे कितना सिंपल हो गया है आंसर. राइट, चलो अब आप इसका आंसर आपको समझ में आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कंसील. क्लियर, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, फटाफट से लाइक कर दो फिर. तो अगला सवाल जो है हमारे पास वो हम देखते हैं जी क्या है. What can be summarized from the extract? अब देखिए जरा ध्यान से, इसमें आपको एक तरीके से पूरा जो पोएम का एक्सट्रैक्ट है वो पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है. ठीक है, क्योंकि ये समरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एंगल पे आ रहा है क्वेश्चन. इससे पहले हमने देखा कि हमें पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है बिल्कुल भी. राइट, तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है हमारे पास. पहला ऑप्शन क्या है, द बर्ड वॉज क्वाइट won ओवर एंड ग्लोवर्म वॉज spared. राइट, पहला ऑप्शन ये था हमारे पास. दूसरा देखते हैं क्या है, द बर्ड वॉज वाइल्ड एंड स्नैक्ड ओवर वर्म. तीसरा कह रहा है द बर्ड वेटेड फॉर मोर वर्म्स. और चौथा कह रहा है द वर्म इटसेल्फ सरेंडर टू द बर्ड. अब देखें, जो भी हमने अभी पिछले क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उससे में थोड़ा आइडिया लग गया है कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या पूछा गया है. ठीक है, तो अब यहाँ पर द बर्ड वॉज वाइल्ड एंड स्नैक्ड ओवर वर्म, ये तो नहीं है आंसर, क्योंकि हमने यहाँ भी पढ़ा था फाउंड अ सपर समवेयर एल्स, तो मतलब ये तो नहीं है. ठीक है, थर्ड क्या है, द बर्ड वेटेड फॉर मोर वर्म्स. अब यहाँ ये तो लिखा है कि फाउंड अ सपर समवेयर एल्स, लेकिन ये नहीं लिखा कि वो वर्म्स के लिए ही वेट कर रहा है, और तो इसलिए ये भी गलत हो गया.
द वर्म इटसेल्फ सरेंडर टू द बर्ड, हमारे पास बचा ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन बचा द बर्ड वॉज क्वाइट वॉन ओवर एंड ग्लोवर्म वॉज स्पेयर्ड। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस करना है, पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत हमें यहाँ भी नहीं पड़ी, राइट। हमें पता है कि उस वाले ग्लोवर्म को उसने छोड़ दिया था, ठीक है, तो ग्लोवर्म स्पेयर तो हो गया था एंड इसकी कोई बात नहीं करी गई है कि वर्म इटसेल्फ सरेंडर्ड। तो करेक्ट जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। कि बेसिकली जो इस पूरे पैसेज की पोएम एक्सट्रैक्ट की जो जिस्ट है, जो समरी है, वो क्या है कि बर्ड जो था बेसिकली उसने ग्लोवर्म को स्पेयर कर दिया था। है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब देखो इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ा, हमें लग रहा था ऐसा कि पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर इसमें भी हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क जो है यूज करा है अपना, तो आराम से हम इस वाले आंसर तक भी पहुंच पाए हैं। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। ऑल राइट पीपल, दैट वॉज द एंड ऑफ द फर्स्ट पोएम एक्सट्रैक्ट, राइट, जो हमने कर लिया है और उसके जो सवाल थे हमने वो भी कर लिए हैं और हमने देखा दैट हाउ easily manageable it is if you practice it this way, right? So now we are on extract number 2, ठीक है। जो एक्सट्रैक्ट नंबर आपका 2 है ये बड़ी फेमस पोएम है अगेन, द नाइट, लेकिन हाँ इतनी फेमस नहीं है, तो हो सकता है कईयों ने सुनी हो सकता है कईयों ने ना भी सुनी हो, जैसे पिछली वाली तो काफी ज्यादा फेमस थी। क्लियर। तो इसके ऊपर है ये द नाइट के ऊपर, तो इसको पढ़ते हैं अभी हम और क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं इस टॉपिक में से, इस एक्सट्रैक्ट में से, और उनको कैसे हमने डील करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है कि 2 एक्सट्रैक्ट्स ही करेंगे हम इस सेशन में आज, ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाए। Alright, so here is the extract which we do not have to read straight away, right? जैसे मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी कि हमने नहीं पढ़ना इसको straight away, ठीक है। हमने जहाँ हमेशा आपके ना इससे पहले इंस्ट्रक्शन होती है read the extract given below, तो उस इंस्ट्रक्शन को, उस डायरेक्शन को नहीं करना है फॉलो। पहले क्या पढ़ना है? बिल्कुल सही, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर क्या करना है, मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट सा बना रही हूँ, पहले क्वेश्चन, राइट, देन यू विल मूव ऑन टू दी keywords, right, and after keywords you will move on to the extract, and in which you will have to skim and scan. So this is the technique that you have to follow in such kind of questions. So do not forget ये वाला flow chart, right, कि इसको follow हमने कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो चलिए अब फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये द नाइट है जो ये लिखा गया है जी विलियम ब्लेक के द्वारा, विलियम ब्लेक सॉरी, एंड इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या है, द इवनिंग स्टार राइजेज व्हेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इवनिंग स्टार कब राइज होता है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ए ऑप्शन है द बर्ड्स लीव देयर नेस्ट्स, बी है इट इज मिडनाइट, सी है इट इज डॉन, और डी है द सन डिसेंड्स इन दी वेस्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर डॉन दिया हुआ है आपको, व्हाट इज डॉन? सोचो फटाफट, मीनिंग तो पता होना चाहिए। व्हाट इज डॉन? डॉन होता है जो सनराइज से पहले का टाइम होता है, और डस्क होता है जो सनसेट के बाद का टाइम होता है, ठीक है। सो डॉन एंड डस्क होते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि इवनिंग स्टार राइज कब होता है, तो हमारे पास कीवर्ड क्या है? इवनिंग स्टार राइजेज। तो अब थोड़ा सा पैसेज में क्या करेंगे? स्किम एंड स्कैन करेंगे, बिल्कुल सही। जब हम स्किम एंड स्कैन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर क्या है। तो चलो फिर अब देखते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे नजर आ रहा है द इवनिंग स्टार डज शाइन, ठीक है, ये रहा। क्वेश्चन है कि इवनिंग स्टार राइज कब होता है, तो फर्स्ट लाइन से पढ़ो, द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, द इवनिंग स्टार डज शाइन, द बर्ड्स आर साइलेंट इन द नेस्ट। अब देखो ध्यान से, इवनिंग स्टार में पूछ रहे हैं कि राइज कब होता है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जब इवनिंग स्टार शाइन करता है तो बर्ड्स भी साइलेंट होती है अपनी नेस्ट में। तो शाइन तो वो बाद में करेगा ना, पहले तो वो राइज करेगा। तो वो राइज कब करता है?
जब सन डिसेंड होता है जी वेस्ट में। सो आंसर इज क्लियरली ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती थी ए पार्ट और डी पार्ट में, क्योंकि बाकी तो चलो इररेलेवेंट है। अगर हम सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपका ऑप्शन था, द बर्ड्स लीव देयर नेस्ट, लेकिन बर्ड्स अपना यहाँ पे लिखा है साइलेंट हो जाते हैं नेस्ट में। कब? जब इवनिंग स्टार शाइन करता है, लेकिन शाइन से पहले क्या करता है वो? राइज करता है। तो वो राइज कब करता है? जब सन डिसेंड होता है जी वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट की तरफ। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो इजी था, समझ में आया? वेरी गुड। आगे चलते हैं फिर। इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड ही है। जैसे मैंने बताया था कि इस वीडियो का मोटिव ही यही है, ये जो इंग्लिश सीरीज हम चला रहे हैं इनका मोटिव यही है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट्स करें। ठीक है, और कंप्लीट, मतलब ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक शुरू कर दिया और खत्म नहीं किया। वी विल ट्राई टू कंप्लीट देम ऑल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। हेयर बॉवर रिप्रेजेंट्स। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड एक ही है, बॉवर, ऑब्वियसली, और कोई वर्ड यहाँ पे है ही नहीं। बेसिकली इसका मतलब पूछा गया है यहाँ पे। अब आप ऑप्शंस भी पढ़ो और यहाँ पे थोड़ा स्किम स्कैन करो कि बॉवर दिया कहाँ है। ठीक है, ये उससे जो वर्ड है रिलेटेड वो कहाँ दिया है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। अ पॉटेड प्लांट, अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स क्लाइंबिंग प्लांट्स। ठीक है, थर्ड है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, और फोर्थ है अ फ्लावर वास। अब देखो बॉवर मुझे यहाँ पे नजर आ गया है स्किम एंड स्कैन टेक्निक से कि सेकंड वाले पैराग्राफ में आपको बॉवर दिया हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे हम। क्या है? द मून लाइक अ फ्लावर, लेट मी जस्ट हाईलाइट ऑल्सो। यस, द मून लाइक अ फ्लावर in heaven's high bower with silent delight sits and smiles on the night। अब देखो क्या कह रहा है वो, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो मून है ना, जो मून है वो फ्लावर की तरह है। सबसे पहले वो ये कह रहा है। ठीक है, और जो बेसिकली बॉवर होता है, बॉवर एक तरीके से होता है कि शेडी प्लेस जो पेड़ों के नीचे होती है ना, वो जो शेडी सी प्लेस है मतलब उसको बोलते हैं बॉवर। तो वो कह रहे हैं कि जो मून है वो एक फ्लावर की तरीके से है इन हेवेंस हाई बॉवर। तो अब यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉवर जो है वो फ्लावर के लिए एक तरीके से यूज किया गया है। कि जैसे मैंने बोला शेडी होता है, शेड होती है जहाँ पे, तो एक फ्लावर से तो शेड होएगी नहीं, सिंपल सी बात है। शेड किससे होएगी? बुके ऑफ फ्लावर से। ठीक है, या बंच से। जब ज्यादा सी चीजें होती है तभी उससे शेड क्रिएट होता है, राइट? सो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें कहीं पे भी पॉट्स की बात नहीं करी है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्लाइंबिंग प्लांट्स की भी आज सच इसमें बात नहीं करी है अगर आप देख रहे हो। ठीक है, और वास की भी बात नहीं करी गई है। तो डायरेक्टली हम फ्लावर को यहाँ पे जो है सिग्निफाई कर रहे हैं। तो दैट इज वाई द आंसर इज अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर क्या है। द पोएट कंपेयर्स मून टू। अब देखो यहाँ पर आपको कंपेयर करना है, मतलब कि पोएट कंपेयर कर रहा है मून को किस चीज से, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल हियर। तो ऑब्वियसली ये आपका कीवर्ड पूरा यही है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। अ फ्लावर, अ बर्ड इन द नेस्ट, एन इवनिंग स्टार, एन एंजल। अब देखो यहाँ पर लिखा है द मून लाइक अ फ्लावर। कितना सिंपल था ये, आपने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है, तो आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं थी कि मून जो है पोएट किससे कंपेयर कर रहा है उसको, फ्लावर से। तो दैट इज वाई ऑप्शन इज आंसर नंबर ए। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। बर्ड इन द नेस्ट से कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि बर्ड इन द नेस्ट की बात तो यहाँ पे ही हो गई है, खत्म। ठीक है, इवनिंग स्टार की बात भी यहाँ खत्म हो गई है। एंजल का मुझे अभी कुछ दिखा नहीं है स्किम एंड स्कैन टेक्निक से अभी तक। तो बहुत सिंपल है, मून लाइक अ फ्लावर। और लाइक जो है वो क्या करता है, ऑलरेडी पता है आपको लाइक क्या करता है। लाइक सिग्निफाइज वेरी सिंपल कंपैरिजन, राइट? लाइक जो है आपका कंपैरिजन सिग्निफाई करता है। तो वो सिंपल सीधा शब्दों में उन्होंने लिखा है दैट द मून लाइक अ फ्लावर। क्लियर? तो जो आपका आंसर हो गया यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सीधा सीधा क्या किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है मून को फ्लावर से। किसने? पोएट ने। ऑलराइट, तो आई थिंक अब आसान लग रहा होगा काफी।
चलो गुड है, आगे चलते हैं फिर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द एंजल्स कम डाउन ऑन द अर्थ टू। अब कीवर्ड मार्क करो, एंजल्स कम डाउन ऑन अर्थ। क्यों एंजल्स आती हैं अर्थ पे, ये हमने पढ़ना है, इसके अंदर से निकालना है आंसर। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या है। स्प्रेड मूनलाइट, गिव ब्लेसिंग एंड जॉय, मेक पीपल डांस एंड हैव फन, टेक ब्लेसिंग एंड जॉय। अब देखो कहाँ पे दिया हुआ है, एंजल्स की बात कहाँ करी है। मुझे दिख गया एंजल्स, ये रहा। पता क्या होता है, अब जैसे मैं पिछला क्वेश्चन पढ़ रही थी तो वो क्वेश्चन एंजल से रिलेटेड ही नहीं था, तो मुझे एंजल्स नजर ही नहीं आया। तो वो स्किम एंड स्कैन की यही टेक्निक है कि जो आपने भी क्वेश्चन पढ़ा वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, तो आपका जो माइंड है वो उसी को ढूंढने पे फोकस करेगा। ठीक है, अब जैसे कि आप जा रहे हो कहीं, अगर आपको डेस्टिनेशन नहीं पता तो ऑब्वियसली आप कौन सी रोड पकड़ोगे आपको नहीं पता है। अब यहाँ आपके पास डेस्टिनेशन है कि एंजल्स, तो इसलिए दिमाग और माइंड आपका एंजल्स को ही ढूंढने में लगाएगा। तो ऐसा ही हुआ, मैंने ये भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया आपको पढ़ाते हुए, राइट। तो ऐसा ही होना चाहिए सबके साथ भी, आई बिलीव। ऑल राइट, तो क्या है, एंजल्स कम डाउन अर्थ टू। अब यहाँ पे एंजल्स की बात की है, द फीट ऑफ एंजल्स ब्राइट, unseen they pour blessing and joy without ceasing on each bud and blossom and each sleeping blossom। अब देखो सिंपल क्लियर लैंग्वेज में लिखा है कि the unseen they pour blessing, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गिव ब्लेसिंग एंड जॉय। यही आंसर कि एंजल क्यों आती हैं अर्थ पे, कि वो ब्लेसिंग और जॉय अपनी दे पाए लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हम एक बार डिस्कस जरूर करेंगे, बिकॉज जनरल वोकैबुलरी के लिए आपको उनका पता होना जरूरी है, राइट। बॉसम क्या होता है, व्हाट इज बॉसम? बॉसम इज काइंड ऑफ वेरी क्लोज, लाइक ईच स्लीपिंग बॉसम वेरी क्लोज, यू कैन से फ्रेंड्स ऑल्सो, वेरी इंटीमेट क्लोज बॉसम फ्रेंड्स बोलते हैं जैसे हम, कि मतलब जो भी इंसान सो रहा है वो कह रहा है कि मुझे सब पे उस पे ऊपर ब्लेसिंग्स अपनी शावर करनी है, राइट। ओके, तो क्लियरली आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समझ में आ गया होगा अच्छे से। वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बर्ड्स नेस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज थॉटलेस बिकॉज। अब यहाँ पे बर्ड्स नेस्ट को थॉटलेस कहा गया है, तो यही है आपके पास कीवर्ड्स दो, बर्ड्स नेस्ट और थॉटलेस। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि क्यों किया है ऐसा, तो हमें इस पैराग्राफ में कहीं नजर मारने पे पता लगा कि ये दिखा है थॉटलेस नेस्ट, राइट। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। दे लुक इन एवरी थॉटलेस नेस्ट वेयर बर्ड्स आर कवर्ड वार्म, दे विजिट केव्स ऑफ एवरी बीस्ट टू कीप देम ऑल फ्रॉम हार्म, राइट। तो अभी एक बार पढ़ेंगे ऑप्शंस क्या है हमारे पास। The angels are blessings the birds to be happy. Okay. The birds are covered in the warmth of their nest. Okay. It is made without any thought. ये तो देखो हो नहीं सकता, ये तो लिटरल मीनिंग है कि थॉट के बिना बना दिया तो वो थॉटलेस हो गया। तो ऑप्शन से मैंने सी तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया एकदम से। ठीक है, डी क्या है, दी ऑक्यूपेंट्स आर asleep without any care। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसको। इफ दे सी एनी वीपिंग दे शुड हैव बीन स्लीपिंग, दे पोर स्लीप ऑन देयर हेड एंड सिट डाउन बाय देयर बेड। तो यही लिखा हुआ है वहां पे भी कि जो ऑक्यूपेंट्स है वो सो रहे हैं बिना किसी मतलब इश्यूज के, बिना किसी चीज के। जो बर्ड्स के नेस्ट में वो लोग सो रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया है, थॉटलेस, कि बिना किसी परेशानी के दे जस्ट स्लीपिंग, राइट। तो ताकि उनको वो जो हार्म है, उनको हर हार्म से वो बचाना चाहता है एक तरीके से। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा ये आप कह सकते हो ट्विस्टेड क्वेश्चन था, बट एज यू हैव सीन कि हमने कैसे इसको फिगर आउट कर लिया है। थोड़ा सा तुक्का भी चलता है, बट दैट तुक्का शुड बी इंटेलिजेंट गेस, इट शुड नॉट बी रैंडम गेस। रैंडम गेस से आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट गेस से क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। Question number 6, and I think probably the last of this video. The figure of speech used in the line in heaven's high bar is। हाँ जी, heaven's high bar कहाँ है ये given हमें, ये रहा। तो ये क्या है, the moon like a flower in heaven's high bar। सोचिए क्या मतलब हो सकता है इस लाइन का, in heaven's high bar।
देखो बेसिकली ये मेटाफर है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्लियरली, राइट, दिस इज अ मेटाफर। अब मून जो है इसमें मैंने आपको बताया है कि वो फ्लावर की तरह, मून को फ्लावर से कंपेयर किया गया है, तो वो लाइन तो आपकी क्या हो गई, सिमिली होगी, ठीक है। एंड इन हेवंस हाई बावर, ये बेसिकली यूज किया गया एज अ मेटाफर एंड इट इज बीइंग यूज्ड एज अ वे टू एम्फेसाइज द ब्यूटी ऑफ द मून, कि वो इतना सुंदर है, ठीक है, कि मतलब फ्लावर की शेड पड़ रही है एंड ऑल दैट, तो वो एक तरीके से इसकी ब्यूटी को दर्शा रहा है, तो वो एम्फेसाइज करी गई है इसकी ब्यूटी, तो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज मेटाफर। एंड जो इस लाइन में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे लाइक है तो ऑब्वियसली ये आपकी क्या हो गई, दिस इज सिमिली। अब किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हेवंस हाई बार एक एलिट्रेशन है क्योंकि एच एच हो रहा है यहाँ पे, नो, वो तो आपको पता है एलिट्रेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे, रेपिटेशन उस तरीके से हो नहीं रही है, लास्ट और फर्स्ट की भी होती है उसके अंदर, राइट। तो ये क्लियरली आपका क्या है, मेटाफर है। तो यूजुअली मेरे को बच्चों ने बोला था कि मैम फिगर ऑफ स्पीच वाले में ना मेरे हमारे गलत हो जाते हैं, तो अब आप इसको देखो, आपने इस तरीके से सॉल्व किया है तो गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। पर्सोनिफिकेशन जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, पर्सोनिफाई नहीं कर रहा है वो, तो इसलिए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये जो पोएटिक कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेजेस आते हैं एग्जाम में, अब थोड़े थोड़े समझ में आने लग गए होंगे। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट जिनको इस टॉपिक में इशू है सबके वो जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाए, राइट। एंड नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ और पोएम के एक्सट्रैक्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे। आई विल ट्राई टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो, बट डिफिकल्टी लेवल उतना ही करो जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वी डो नॉट हैव टू एक्चुअली मास्टर द सब्जेक्ट, वी जस्ट हैव टू क्लियर द एग्जाम। तो वो थोड़ा सा जो थिन लाइन डिफरेंस है उसको मेंटेन करके चलें और अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करें, क्लियर। तो चलिए ध्यान रखें अपना सब लोग एंड घर पर रहें, डू स्टे सेफ, stay at home with your family and do study well, and in case of any doubts just let us know, our team will try its best to help you out, right? Bye bye, take care, do like this video, share it with your friends, comment here and do subscribe our channel. Bye bye, take care, god bless you.